भाई लोगों को राम राम नमस्कार। कई दिन गुजर गए। इस बीच में बहुत से लोगों के नाम आए। मदनी, ममदानी, ममता बनर्जी, हुमायूं कबीर, रेणुका चौधरी, मौलाना तौकीर, आजम खान, एक से एक नाम। मदनी ब्रदर्स, सॉरी सॉरी, मदनी ब्रदर्स नहीं, चाचा भतीजा, वो तो जिहाद को लेके लपक लिए। बड़े मदनी ने कहा कि ममदानी से बढ़िया उदाहरण कोई नहीं हो सकता। मेरे को अच्छी तरह याद है कि ममदानी तो न्यूयॉर्क का उदाहरण है, लंदन के उदाहरण उन्होंने दिए, बहुत से मेयर बन गए हैं। लेकिन 3-4 साल पहले एक अल्पसंख्यक पाकिस्तान के किसी कोने के प्रांत में, शायद डीएसपी या दारोगा लगी थी, तो उसकी बड़ी भारी हेडिंग आई थी। यानी इनके अपने जो देश हैं, जो मुस्लिम बहुल हैं या मुस्लिम शासित, वहाँ पर तो एक अल्पसंख्यक दरोगा बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। और सब जगह के इनको मेयर भी चाहिए और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी चाहिए। खैर, आज का विषय बिल्कुल ये नहीं है, इस पे बाद में बात करूँगा। और ममता बनर्जी के बारे और एसआईआर के बारे में भी बहुत कुछ कहने के लिए हो गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की वोट चोरी पकड़ ली। ममता बनर्जी ने अपने कुछ इलाकों में ऐसे बूथ लेवल ऑफिसर लगाए कि जिन्होंने शायद 2800 से अधिक बूथ पर 100% एसआईआर कर दी, विद द सेम नेम। यानी ना तो यहाँ उनके यहाँ से कोई गया, ना कोई मरा, ना कोई आया, ना कुछ हुआ। यानी एसआईआर का असली तोड़ ममता बनर्जी ने निकाल लिया। अब आप करो कितनी निगरानी करोगे, 10-5 इधर 10-5 उधर, संभला देगी वो आपको वोटर लिस्ट। वर्चुअल वोटर लिस्ट वही रहेगी जो वेस्ट बंगाल में इससे पहले वाले चुनाव में रही। इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन का रेट अभी बहुत कम है, हौसला बढ़ता है। लेकिन आज मैं किस बात पे बात करने आया हूँ? असली बात करने आया हूँ मैं ट्रंप और पुतिन पर। क्योंकि इकोनॉमिस्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें मेरी पकड़ में नहीं आ रही। भारत का शेयर बाजार अपने लगभग लाइफ टाइम हाई लगा आया है और लाइफ टाइम हाई के आसपास रह रहा है। सूचकांक के कुछ शेयर चढ़ते हैं, लाइफ टाइम हाई लगाते हैं, बाकी पूरा का पूरा मार्केट फ्लैट पड़ा हुआ है। उल्टा 5-10% कम ही होता चला जा रहा है। ऐसा क्या है कि पहले 6 महीने पहले बात हो रही थी कि साहब इसका पूरे के पूरे शेयर मार्केट का पी बहुत हाई है, वैल्यूएशंस हाई हैं, इसलिए एफआईआईज निकल रहे हैं। एफआईआईज बहुत तेज़ी से निकले थे, ख़ासतौर से 2025 के शुरू में। फिर ये उनकी बेचने की क्षमता शायद कुछ कम हुई इधर। फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अर्निंग बढ़ेगी तो पी एडजस्ट हो जाएगी। इस क्वार्टर से अर्निंग भी बढ़नी शुरू हो गई, पी एडजस्ट भी बहुत हो गया, नीचे आ गया। लेकिन शेयर मार्केट को वो हिलने नहीं दे रहे। अब हाल ये है कि एफआईआईज 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास की सेल में आ गए हैं। अब ज़्यादा उनके पास सामान बचा नहीं है सेल करने के लिए, या शायद उतना भी वो मजबूरी में सेल करते हैं, क्योंकि अब उन्हें दिसंबर की अपनी बैलेंस शीट भी बनानी हुआ। ज़्यादातर विश्व में कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर होता है, इसलिए वहाँ पर एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ सारे काम यहाँ पर कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो रुपए का अवमूल्यन होता है वो बिल्कुल समझ से परे है। आपके कितने भी अच्छे डाटा आ जाए, कितनी भी अच्छी आपकी जीडीपी ग्रोथ आ जाए, लेकिन आपके रुपए का अवमूल्यन रुकता नहीं। उसके लिए लोग कह देंगे कि साहब आईएमएफ ने ये रिपोर्ट दे दी कि साहब आप सी कैटेगरी में आते हैं और फलानी कैटेगरी में आते हैं। वो बातें ठीक है, लेकिन क्या आईएमएफ की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआईज खरीदते बेचते हैं? क्या उनको ज़मीनी हकीकत का पता नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं है कि रिकॉर्ड तोड़ ऑटो की बिक्री हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ लग्जरी गुड्स की बिक्री हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ लग्जरी घरों की बिक्री हो रही है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है?
ये पैसा आखिर जीडीपी से ही आ रहा है। उस जीडीपी में ये मैं मान सकता हूँ कि मिडिल क्लास के साथ ये थोड़ा सा अनहोनी होने जा रही है, या अनहोनी सी लगती है कि मिडिल क्लास इस समय ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली स्थिति में आ गया। बहुत बुरी तरह से कर्ज लेकर के उन आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। लेकिन कोई क्या करे जब पूरे विश्व की विकास की परिभाषा, मैं तो उस परिभाषा से ही सहमत नहीं हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के विकास की परिभाषा यही बन गई है कि एक कार, एक टीवी, एक बढ़िया सा फ्रिज, एक मकान और कुछ अच्छे से ब्रांडेड कपड़े, और इन्हीं सबको मिडिल क्लास भी अपना विकास मानता है और इस विकास के पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ। हालांकि साथ साथ ये बात भी सही है कि बचत में अब जाके थोड़ा सा फर्क आना शुरू हुआ है। तो कुल मिला के मुझे ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस की, ये मुझे ये कुछ ना कहीं ट्रम्प टैरिफ और ट्रम्प के हाथ, भाई ट्रम्प बहुत बड़ा डॉन है, इंटरनेशनल डॉन है, उसे कोई चीज़ चुभी हुई है, चाहे वो भारत के मोदी का अहम हो या उसके अपने भारतवंशी अमेरिकन्स का उनको वोट ना देना हो, और वो उनको सिनोनिम मानता है मोदी के साथ, क्योंकि वो हर जगह नमो मोदी करने लग जाते हैं। इन सब कुछ चीज़ों को मिला करके कोई चिढ़ है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नई नई रिपोर्टें निकालता है, नए नए सूचकांक निकालता है, नए नए विशेषांक निकालता है, और किसी में भारत अफ़गानिस्तान से नीचे है, किसी में बांग्लादेश से नीचे है, कहीं पर सी कैटेगरी आ रही है, कहीं पर डी कैटेगरी आ रही है, और ये कोई ध्यान नहीं देता कि इवन ब्राज़ील और चाइना भी उसी कैटेगरी में है। ब्राज़ील और चाइना उसी कैटेगरी में होने का मतलब ही जान रहे हैं ना क्या हुआ, कि जो ब्रिक्स देश हैं जिन्होंने पहली बार ये परचम उठाया था कि वो आपस में व्यापार करेंगे और अपनी करेंसी में करेंगे, उनको सबको लथेड़ने का काम कर रहा है, उनको सबको इकट्ठा करने का काम कर रहा है, उन सबको के ऊपर अपनी दादागिरी दिखाने का काम कर रहा है। बस वो उसकी जीत ये है, वो चाइना से नहीं जीत पा रहा है, क्योंकि चाइना का जितना भी सप्लाई है, देखिए ट्रेड सरप्लस चाइना का भी है, भारत का भी है। चाइना के साथ उसको नमस्ते करनी पड़ती है, क्योंकि चाइना का ट्रेड सरप्लस वो है जहाँ पर उसको आवश्यकता है। भारत का ट्रेड सरप्लस वहाँ पर है जहाँ पर लग्जरी आइटम्स है, सोना चांदी झींगा वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल्स पे फंसता है, बाकी वो किसी चीज़ पे ज़्यादा फंसता नहीं, और उसके अल्टरनेट सप्लायर्स मौजूद है, इसलिए वो 50% टैरिफ लगा करके आराम से बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि मोदी अपने घुटनों पे कब आएंगे। मुट्ठी में दबाना चाह रहा है मोदी या भारत सरकार, मोदी तो क्या, भारत सरकार उन सब चीज़ों से निकलने का हाथ पैर मार रही है। बहुत सारे देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल गए हैं, राष्ट्रपति महोदया जाती हैं, मोदी जगह जगह घूम रहे हैं कि कहीं से भी ये जो 40-45 बिलियन डॉलर का सरप्लस अमेरिका के साथ है उसको कहीं से पूरा किया जा सके, जितनी जल्दी पूरा किया जा सके। एक बात मैं आपको बताऊं, आप 40-45 बिलियन डॉलर पूरा तो शायद कर लोगे, 2-1 साल लगेगा आपको। ये सरप्लस तो जो ट्रम्प ने तोड़ा है वो पूरा तो कर लोगे, लेकिन वही बात है कि ट्रम्प या यूएसए एक ब्रांड नेम है, उस ब्रांड नेम के साथ उसका डॉलर है, और जब तक डॉलर और ब्रांड नेम नहीं पिटेगा तब तक आप चैन से नहीं रह पाओगे। खैर, अब इस सिक्के का दूसरा पहलू, इस सिक्के का दूसरा पहलू है मिस्टर पुतिन। कल आ रहे हैं। रूस भारत का बहुत पुराना दोस्त है। मुझे याद है बचपन में हम लोग जब रूसी राष्ट्रपति कभी आया करते थे तो सड़क किनारे झंडियाँ लेकर के खड़े होने का काम, और उस समय वहाँ का रूस का ढेर सारा कम्युनिस्ट साहित्य, कम्युनिस्ट विचारधारा, लोग वगैरह वगैरह, समय के साथ वो सब फेड हो गया, रूस भी फेड हो गया। गोरबाचोव के टाइम में रूस बंट भी गया, पश्चिमी देशों को इससे ही शांति नहीं मिली। अब उन्होंने रूस के यूक्रेन को छोड़ दिया। यूक्रेन को छोड़ना मैं केवल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूक्रेन इतने दिन वैसे भी नहीं टिक पाता। और यूक्रेन क्या मीन्स, अगर ये भारत के साथ भी हो,
कि पाकिस्तान को कोई नाटो का सदस्य बनाना चाहे तो भारत उसका पुरजोर विरोध करेगा कि नहीं करेगा? अपने पड़ोस पे कौन आदमी है जो कहेगा कि नहीं साहब, नाटो की सारी शक्तियां मिलकर के यहाँ पर एक अपने अड्डे बनाओ और 24 घंटे मेरे ऊपर निगरानी रखो और 24 घंटे मेरे को धमकी दो। तो रूस ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन अब करते करते बात यहाँ तक बढ़ गई कि 4 साढ़े 4 साल होने जा रहे हैं और इस समस्या का हल नहीं निकल रहा। मानो जनहानि बहुत ज़्यादा हो रही है, जगह की हानि हो रही है और एक बड़ा भारी युद्ध जो कभी भी किसी करवट, अगर किसी का दिमाग सटक गया दो में से या बाकी बगल वालों में से भी, तो ये तो बड़ा भारी विश्व युद्ध जैसी कोई तैयारी हो सकती है। इसलिए उस युद्ध का शांत होना तो आवश्यक है, लेकिन अब उस युद्ध की शांति यूक्रेन के लगभग सरेंडर के साथ ही संभव है, उसके अलावा संभव नहीं है। चाहे और पुतिन बाबू ने तो ये तो दिखा दिया कि ट्रम्प तुम कितनी भी धमकी दे लो, मैं एज अ सुपर पावर ही बिहेव करूँगा। मेरी औकात शायद उतनी ना हो इस समय, क्योंकि मैं पैसे में थोड़ा कमज़ोर हो जाता हूँ, थोड़ा जनबल में भी कमज़ोर हो जाता हूँ। जनबल में कमज़ोर का मतलब ये, जब बात होती है कि साहब रूस के साथ हम चले जाएंगे और रूस के साथ हम व्यापार करके अगर चाहें कि अमेरिका को रिप्लेस कर दें तो नहीं हो पाता, क्योंकि रूस के पास ले दे के 15 करोड़ की आबादी है और उसके लिए उसके पास लगभग सभी कुछ प्रचुर मात्रा में है। रूस के साथ हमारा डेफिसिट का व्यवहार है, व्यापार में डेफिसिट है हमारा। डेफिसिट को पूरा करने के लिए रूस अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकता है कि वो हमसे कुछ खरीदे, लेकिन 15 करोड़ की आबादी के लिए वो कितना सामान खरीद लेगा, और ख़ासतौर से लग्जरी आइटम वो खरीद नहीं सकता, लग्जरी में जा नहीं सकता। आवश्यकता की चीज़ें ले सकता है तो आवश्यकता की चीज़ें आवश्यकता भर ही ली जाती है, उनका कोई बड़ा भारी पैमाना नहीं हो सकता। तो आज की डेट में लगभग लगभग $70 बिलियन का रूस के साथ हमारा व्यापार है और वो रूस के फेवर में। अब रूस चाहता भी है कि भारत को कुछ ओबलाइज करें, इस ऐसा रखें कि भारत अमेरिका के फंदे में नहीं फंसे। भारत भी जानता है कि यही दो एक चार देश हैं जो इसको अमेरिका के फंदे में जाने से बचा सकते हैं। चाइना से बात कर नहीं सकता, क्योंकि चाइना तो हमारा सदैव का दुश्मन है, और रूस के पास इतनी ताकत नहीं है। रूस का जो ट्रेड है, मेनली रूस के ट्रेड में इस समय सबसे ज़्यादा शामिल क्या है? रूस सबसे ज़्यादा हमें इस समय पिछले 2-3 सालों में जो हुआ वो ये था कि हमने वहाँ से तेल का इंपोर्ट किया, इसलिए हमारा इम्बैलेंस हुआ। रूस ने शुरू में रुपया रूबल के हिसाब से ट्रेड भी किया, करेंसी लोकल करेंसी में किया, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से हमें डॉलर पर आना पड़ता है। उस डॉलर से व्यापार करते ही ट्रंप का शिकंजा कस जाता है, और ट्रंप ने इसीलिए सैंक्शंस लगा करके हमको बार बार ये चेतावनी दी कि हम रूस के साथ ये ट्रेड ना करें। अच्छा, इधर एक चीज़ और भी है, अपने अहम को बिल्कुल बीच में नहीं लाए। हमारी भारत सरकार ने अपना अहम एक किनारे रखा, व्यापारिक संधियों के लिए उससे जितना संभव हो सकता था अमेरिका के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहता है, सरेंडर चाहता है। बस सारा फ़र्क यहीं आ रहा है। वो बराबरी वाला, वो जो सिकंदर और पोरस का एक बड़ा फेमस डायलॉग है ना, हालांकि वो तो डायलॉग कभी था नहीं हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी जो बॉलीवुड वालों ने बना दिया कि जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, तो आज की स्थिति में भारत को राजा मानने को तैयार नहीं है। वो व्यक्ति इतना अहंकारी है कि अपने अहंकार में वो अमेरिका को, मैं कहता हूँ डुबो तो नहीं सकता, लेकिन अमेरिका को इतना पीछे ले जाने के लिए तैयार खड़ा है कि उसका अहम जो है वो संतुष्ट होना चाहिए। भारत ने उससे गैस लेने की भी बात की और कुछ अनावश्यक वस्तुएं ज़बरदस्ती में उनसे ख़रीदने की बात कर रहा है। वो केवल इसीलिए कि भाई तू किसी तरह से थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जा और चीज़ों को, हालात को नॉर्मल होने में मदद कर। लेकिन देखिए, इतना होने के बाद भी अभी भी उसने कोई ऐसी घोषणा नहीं की जिससे भारत को रिलीफ मिले। ट्रंप इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द पुतिन मीटिंग। अब पुतिन यहाँ आएंगे, पुतिन जब बात करेंगे, पुतिन आपको
ढेर सारा डिफेंस ऑफ़र करेंगे, डिफेंस के उपकरण ऑफ़र करेंगे, नई टेक्नोलॉजी ऑफ़र करेंगे। उस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी बात वो टेक्नोलॉजी भी ऑफ़र करेंगे। मतलब जो उपकरण आपको देंगे उसके साथ ही साथ वो आपको ज़्यादातर में टेक्नोलॉजी भी ऑफ़र करेंगे, जो कि अमेरिका नहीं करना चाहता है। भारत सरकार ने साफ किया है कि अब जो भी समझौते होंगे उन सारे समझौते में लॉजिस्टिक्स पे हमारा हाथ रहेगा। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे सप्लाई की लाइन हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो हम अपने हाथ पे रखेंगे। अब ब्लैकमेल होने का चांस अब भविष्य में नहीं है। इधर साल 2 साल जो अभी दुख पाने हैं वो पा लिए जाए। पुतिन कल क्या करेंगे जो है वो लगभग सबको सामने दिख रहा है कि डिफेंस के अच्छे से अच्छे उपकरण S-400 और Su-57 जैसी चीज़ें सप्लाई करने की बात करेंगे। तेल कैसे सप्लाई जारी रखें उसके कोई वाया मीडिया निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, व्यापार करने के साथ साथ व्यापार कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। क्योंकि अब चाहे रूस हो, ब्राज़ील हो, चाइना हो, ब्रिक्स के जितने भी देश हो या कुछ और देश भी है, जैसे वेनेजुएला पे भी उसने गर्दन कस रखी है, और देश भी, हर कोई ये चाहता है कि इस डॉलर व्यापार से किसी तरह बाहर निकला जाए। जब तक आप डॉलर को बीच में रखेंगे तब तक इस ट्रंप या फॉर दैट मैटर अभी अमेरिका की आपके ऊपर कोई ना कोई गर्दन पकड़ने का चांस रहेगा। तो कल की यात्रा का इंतज़ार करिए, नतीजे सुखद होंगे, ये लगभग पक्का है। लेकिन वो कितने फार रीचिंग होंगे, कहाँ तक जा सकेंगे, और उसके बाद ट्रंप का पलटवार क्या आएगा, इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। यूक्रेन के बारे में भी शायद कोई बात हो सकती है। मुझे तो लगता है कि शायद पुतिन को कोई ऐसी फेस सेविंग डिवाइस मिले कि जेलेंस्की भी थोड़ा सा अपने देशवासियों को कह सके कि उसने 4.5 साल आप लोगों को जो युद्ध में झोंका था वो इतना बेवजह नहीं था। लेकिन युद्ध ख़त्म हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उस युद्ध ख़त्म होने के साथ ही साथ भाई सब लोग मिल कर के, अगर ख़त्म हो जाता है यूक्रेन और रूस का युद्ध, तो 140 करोड़ लोग अपन सब मिल के कह देंगे कि भैया इस ट्रंप को जो है कोई नोबेल प्राइज़ दे दो। अभी साल भर दूर है तो कोई अपना बना के दे दो, क्योंकि जब तक इसको नोबेल प्राइज़ के लिए आप नॉमिनेट नहीं करोगे, ये ये किसका वो इसने वो बना लिया है, क्या कहना चाहिए उसको, एक शगुफा बना लिया है कि जब तक आप ट्रंप को इसके लिए नॉमिनेट नहीं करोगे, नोबेल प्राइज़ के लिए नोबेल प्राइज़ दोगे नहीं, तब तक वो पूरी दुनिया के लिए ऐसा ही सिरदर्द बना रहेगा। अभी के लिए इतना ही, और बाकी फिर से बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम, नमस्कार।